अरे रुको रुको, आगे मत जाओ यार। ये मत सोचना कि इस वीडियो में सिर्फ इतना सा ही पढ़ाओगे, मैं आगे देखने जा रहा हूँ किसी और की, क्योंकि मेरा तो कल एग्जाम है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पास बोर्ड की थोड़ी कमी है, तो मतलब अभी बोर्ड की कमी नहीं है, स्पेस की कमी है, ठीक है। तो मैं इसके बाद इसको इरेज करके और जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो भी समझाऊंगी, जो कि आप मेन शायद देखने आए हो, क्योंकि वो तो आना ही आना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है refers to the various ways through which a business raises funds to meet its financial requirements। यानी कि ऐसी ऐसी जगहों से, मतलब बहुत सारी जगह होती है जहां से लोग जो है पैसे लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो, आपने अपने फ्रेंड से ले सकते हो, आप अपने खुद की सेविंग्स यूज कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, ठीक है जी। बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जहां से आप पैसे ले सकते हो। तो यानी कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जो सोर्सेज है जहां से आप पैसे उठा सकते हो, ये बताता है, ठीक है। जिसका मतलब यही होता है कि अगर आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप पैसा ले सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सी, अब क्या होता है कि आपको फाइनेंस जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि एक जो पैसा आपके पास जेब में होना चाहिए वो सिर्फ आज के लिए या कल के लिए, वो डिपेंड करेगा आप उससे क्या चीज खरीदने वाले हो, क्या चीज नहीं खरीदने वाले, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब कि आपकी किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है और किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स में आप पैसा डालते हो, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है हमारी, मीडियम टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे को जो पैसा चाहिए होता है या जिस चीज में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारी जो है कम से कम वो 5 साल के लिए वो चीज चल रही है, ठीक है जी। यानी कि यूज फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, ऐसा पैसा जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में डल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि अगर हमने आप ये कह लो कि लैंड परचेज कर ली, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है जी। एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि 20 लाख की हमने लैंड परचेज कर ली, ठीक है जी। और एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपका ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हुआ है, आपने बस एक्सपैंड करा, उसको बढ़ाया, ठीक है जी। ये भी लॉन्ग टर्म में आता है। मीडियम टर्म में कौन सा होता है, ऐसा पैसा जो कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल से 5 साल के बीच में, दिस इज फॉर मोर देन 5 years, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे रेनोवेशन करा, अगर आपने बिल्डिंग की या कुछ भी रिपेयर कराई, हैवी रिपेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ऐसे पैसे की रिक्वायरमेंट जो कि आपको आजकल के लिए चाहिए, ठीक है जी। यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, लेस देन 1 year, जैसे बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म में। चलो जी, ये नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। शॉर्ट टर्म में आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है, जो सेलर होता है वो बायर को सामान दे देता है, और बायर जो होता है वो जैसे आपको बोलता है कि आराम से मैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे कर दूंगा। अब इसमें क्या है कि एक तो सिंपल है, बिल्कुल सॉबर है, समझने वाला में इजी है, ठीक है जी। और यहाँ पे बैंक का इंटरवेंशन ऑलमोस्ट नील। नेक्स्ट आता है बैंक क्रेडिट। बैंक कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपको जो कि आप कह सकते हो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरह, जैसे कि कैश क्रेडिट। बैंक आपको अलाउ करता है कुछ लिमिट तक आप पैसे विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लिमिट आपकी, आप विड्रॉ करा सकते हो। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपको बोलता है कि अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, पैसा नहीं भी है ना उतना जितना आपको निकालना है, हम फिर भी आपको अलाउ करेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए जो आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए कि आपने पे ही नहीं करा, आप रीपेमेंट नहीं करते या कुछ भी आपने पहले डिफॉल्ट कर रखा है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आपको बैंक की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लगाओ कि 10,000 आपको पैसे निकालने हैं, आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 है, तो बैंक कहेगी चलो ठीक है, बैंक आपको अलाउ कर देगा कि आप इमरजेंसी के टाइम में ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये क्या होता है, इसमें आराम से एक स्टोरी की तरह समझो। जैसे मान लो एक सेलर एक बायर है, सेलर ने बायर को 40,000 का सामान दिया और बायर ने बोला कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बायर ने साइन करके दे दिया सेलर को, और ये बोला कि आपको 30 डेज के बाद मैं आपको पूरी पेमेंट कर दूंगा। सेलर ने कहा ठीक है जी। अब सेलर को क्या हुआ, कोई इमरजेंसी आ गई, सेलर ने क्या करा, अब मैं बायर से तो मैं मांग नहीं सकता, उसने तो मेरे को बोल रखा है 30 दिन बाद दे दूंगा, 30 दिन के अंदर अंदर, वो तो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा कि मुझे ये डिस्काउंट करके दो, यानी कि मुझे पैसा आज दो और आप मैच्योरिटी पे जो बायर है उससे पैसा ले लेना। बैंक आएगा, ठीक है जी। लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगा, बैंक आपको कुछ पैसे काट के देगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 का था, बैंक आपको दे देगा लेट से 39,500। बीच का जो 500 है वो बैंक की एक तरीके से कमीशन हो गई, ठीक है, इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। लेकिन बैंक जो बायर है उससे तो पूरे 40,000 जो है कलेक्ट करेगा, आपको 39,500 देगा, ठीक है, और बीच का 500 बैंक का। ये एक एग्जांपल है, हर किसी में परसेंटेज अलग हो सकती है, केसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्रूड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बनते हैं पर उसके आपने पेमेंट नहीं करी, जैसे वेजेस देनी है किसी को,
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पैसे बनते हैं, आपने किसी को 40,000 देने हैं, आपने दिए नहीं, अभी भी आप उस सोर्स से जो फाइनेंस है उसको आप यूज कर रहे हो, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपको ये सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए कि आपके पास अभी पैसा, आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, आपने अभी दिए नहीं है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर द शॉर्ट टर्म इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में बेसिकली क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, वो अपने क्लाइंट को कहता है, क्लाइंट कौन है यहाँ पे, सप्लायर, ये सुनना आराम से, ठीक है जी। यहाँ पे वो अपने सप्लायर को कह रहा है कि आपने क्या करना है, अपने कस्टमर से आपने ना जितने भी बिल रिसीवेबल्स थे आपके, यानी कि जो आपके डेटर्स थे, आपके लेनदार थे, जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करो, आप मेरे को सारा चिट्ठा दे दो पूरा, जो भी आपको, किसी से 10,000 लेने, किसी से 5, किसी से जितने भी लेने हैं, सारे मैं कलेक्ट कर लूंगा मेच्योरिटी के टाइम पे, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती रहेगी, ठीक है जी। और वहां पे आपने कहा ठीक है जी, आप मेच्योरिटी पे कलेक्ट कर देना, अभी आप मुझे एक काम करो, एडवांस दे दो। इंस्टीट्यूशन कहता है ठीक है जी, 80,000 का उसने टोटल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उसके रिसीवेबल्स थे, उसने बोला 50,000 मेरे को एडवांस दे दो, सप्लायर ने, उसने कहा लो जी पकड़ो, और जो बाकी के 30,000 है, यही गलती है, बाकी के 30,000 नहीं है, बाकी के जो पैसे हैं अपनी कमीशन काटने के बाद, वो जो फैक्टर है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको देगा मेच्योरिटी पे, और इस पूरे सर्विस को कहते हैं फैक्टरिंग। समझ में आया? तो ऐसे तो नहीं है कि वो फ्री के लिए आपके काम करेगा, तो आपको एडवांस दे देगा पहले ही, आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, देन बाकी मेच्योरिटी पे। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये हम इंक्लूड तो कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, लेकिन हमेशा एडवांस वाला केस होगा ये जरूरी नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होता है, जब आपकी पूरी कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, और शेयर जो लोग उन्हें खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली मान लो अब कंपनी को पैसे रेज करने हैं, उन्होंने क्या करा कि 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 10,000 शेयर 100 रुपए का एक, उन्होंने क्या किया, बेच दिए, यानी कि 10 लाख रुपए गेन कर लिए, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आ गए। अब इसमें क्या होगा कि आगे डिविडेंड मिलते हैं, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए, हम डिविडेंड वगैरह वाले पार्ट पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे कि आपने बस शेयर इशू करे और आपके पास पैसे आ गए, कंपनी के पास पैसे आ गए। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस और इक्विटी में फर्क क्या होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर में नाम से समझ में आता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले आपको जब जो डिविडेंड है ना, जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा ही, मान लो अगर प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है, तो इक्विटी शेयर को अगर कोई हिस्सा बन रहा होगा तो मिल जाएगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि प्रॉफिट होता है फिर भी कंपनी जो है डिक्लेयर नहीं करती प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड नहीं देती, तो वो भी डिपेंड करता है। तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलना या नहीं मिलना वो डिपेंड करेगा, ठीक है, सिनेरियोस पे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को जो है डिविडेंड मिलता ही है फिक्स परसेंटेज, पर कभी कभी अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो नहीं भी मिलता, उसके आगे भी बहुत टाइप्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ये वो, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ये समझेंगे, ठीक है जी। उसमें बहुत सारे इक्विटी में भी, इक्विटी का तो जनरली नहीं, और प्रेफरेंस शेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है जी, तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि इसको प्रेफरेंस एक तो मिल रही है कि इसको डिविडेंड भी मिल रहा है फिक्स रेट पे अंटिल अनलेस कोई सर्टेन कंडीशन है, और दूसरा ये कि क्रेडिटर्स के बाद वाइंडिंग अप के टाइम की, जैसे अगर कंपनी बंद हो रही है तो इसको इक्विटी शेयर से पहले पैसा मिलेगा। समझ में आया? लेकिन इसका वोटिंग राइट नहीं होता, जनरली जो है प्रेफरेंस शेयर के वोटिंग राइट नहीं होते, इक्विटी शेयर वालों के वोटिंग राइट होते हैं। समझ में आया? ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, ऐसा पैसा जो कि आपकी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी मान लो बच रहा है, वो आप अपने कंपनी में दोबारा लगा रहे हो आगे काम करने के लिए। जैसे मान लो 10 लाख टोटल प्रॉफिट हुआ था, आपने डिविडेंड दे दिए 6 लाख के, 4 लाख बच गए रिटेन अर्निंग्स। अब आप वही सेम पैसा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, वही सेम पैसा आप आगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, कंपनी इशू करती है, ठीक है जी, इसका फिक्स्ड ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे मान लो 10 लाख के कर दिए, ठीक है जी, उस पे 8% है मान लो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, तो कंपनी जो है टाइम इंटरवल पे, मतलब जैसे पीरियोडिकली जो है इंटरेस्ट रेट देती है टू द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है जी, और यहां से पैसे ले लेती है डिबेंचर होल्डर से, और इंटरेस्ट जो है पीरियोडिकली देती रहती है। नेक्स्ट आता है आपके पास टर्म लोन। एक चीज ये भी समझना, अगला समझने से पहले, इक्विटी और प्रेफरेंस जो होते हैं ना, ये ऑनर्स फंड होते हैं कंपनी का ही। ये जो डिबेंचर है, टर्म लोन है, ये पब्लिक डिपॉजिट वगैरह, ये सब बोरोड होते हैं, मांगे हुए, ठीक है जी। अब चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म लोन। टर्म लोन बेसिकली क्या होता है, बैंक आपको सर्टेन, जैसे मान लो कुछ लोन प्रोवाइड कर दिया कुछ सालों के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस में, जैसे मान लो 20 लाख लोन फॉर 3 years एट द 8% इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है, दो एंटिटीज होती हैं इसमें, लीजर लीजी।
ठीक है जी। लीजर क्या करता है, लीजर बोलता है देख ऐसा है, मेरे पास एसेट है। लीजी कहते हैं मेरे को आपका एसेट खरीदना नहीं है, आप मेरे को बस अपना एसेट यूज करने के लिए दो, बदले में जो आपका बनता होगा ना हिसाब, वो मैं आपको दूंगा। और उस पैसे को, उस अमाउंट को, उस इंटरेस्ट को, एक तरह से आप कह सकते हो, इंटरेस्ट वैसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उस अमाउंट को हम बोलते हैं रेंटल लीज। ठीक है जी। बेसिकली लीज बहुत लंबे सालों तक भी होती है, 100 साल की भी होती है, 20 की भी होती है। तो आप क्या करते हो, आप एसेट जो है ऑनर से मतलब खरीदते नहीं हो, ऑनरशिप नहीं चेंज होती, रहेंगे मेरे ही एसेट्स अगर मेरे हैं, पर यूज आप कर रहे हो, और उसके बदले यूज करने के बजाय आप मुझे रेंट दे रहे हो। जैसे ऐसे ऐसे समझ लो शॉर्ट में कि हम अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं, वो हमारे रेंट पे रहते हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ जो भी है, हमारे अप्लायंसेस ये वो, और वो हमारे को सामने से पैसा दे रहे हैं, ये समझ लो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालो, और पब्लिक पैसा डालती है, और आप जो कंपनी है वो इंटरेस्ट रेट पे जो है, मतलब पीरियोडिकली कुछ इंटरेस्ट जो है पे करती है उस अमाउंट पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट ग्रांट एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ग्रांट एंड इंसेंटिव्स में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट आपको बोलती है कि हम आपको कुछ इंसेंटिव्स, कुछ ग्रांट्स देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 20% सब्सिडीज हम आपको देंगे अगर आप बैकवर्ड एरियाज में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हो। ठीक है जी। ये भी आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स है, क्योंकि सब्सिडीज आपको मिल रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटरनेशनल सोर्सेज। इंटरनेशनल सोर्सेज में बेसिकली यही होता है कि जब आप बोरो करते हो बाहर से, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है जी, वो इसमें इंक्लूड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।